नोरा मैम, नोरा आप प्रेयर कराइए। नोरा मैम, निशा जी भाई। सभी सभी लोग अपनी कमर, पीठ, गर्दन सीधी कर लें। आंखें कोमलता से बंद। लंबा गहरा सांस लें और लंबा गहरा सांस छोड़ें। अपने दोनों हाथों को मिला लीजिए और प्रेयर, पतंजलि प्रेयर करेंगे हम। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं राञ्जलिं रामितोऽस्मि आबाहुपुरुषाकारम् शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। हरि ओम। महर्षि पतंजलि को नमन करें, समस्त बड़ों को नमन करें, अपने माता पिता को नमन करें और अपने दोनों हाथों को रब करें और अपनी गरम गरम हथेलियों का स्पर्श अपनी आंखों को दीजिए। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के सामने लेके आइए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए, हथेलियों का दर्शन कीजिए। आप सभी को मेरा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। धन्यवाद निशा जी। हम लोग टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ रहे हैं डिटेल में, जिसमें कि लास्ट कक्षा में हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, तर्क के आधार पे कितने तरह की रिसर्च थी। आप लोग सभी टाइप करिए। थोड़ी सी मैं क्वेश्चनिंग रखूंगा पहले लास्ट कक्षा की, फिर उसके बाद आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड। नेम टाइप करिए आप सभी, कौन कौन से नेम हैं। वेरी, अभी आप लोगों से क्वेश्चन है, किस रिसर्च में लेस लर्निंग होती है, यानी कम लर्निंग होती है, कौन सी रिसर्च में? आप नाम टाइप करिए। मनोज जी बताइए, आप क्यों होती है इसमें लेस लर्निंग? मनोज पाल। मेरी आवाज आ रही है मनोज जी आपको? हेलो सर, मुझे हाँ बोल जी। रहे हैं क्या? हाँ मनोज पाल जी, आप बताइए क्यों इसमें लेस लर्निंग होती है डिडक्टिव मेथड में? सर एक मिनट। डिडक्टिव लर्निंग में होती है, इस लेस लर्निंग होती है सर डिडक्टिव। क्यों क्यों होती है ऐसे कम? हेलो हाँ जी, कम लर्निंग क्यों होती है मनोज जी इसमें, ये बताइए। हाँ जी। अच्छा, क्यों का जवाब नहीं है, नियम बने बनाए होते हैं। वेरी गुड। निशा हेलो मैम बोल रही है, तो मानसी सर जी ने मेरी भी। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही पूरी मनोज जी। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है मेरा। सर मौसम खराब हो रहा है, इस वजह से नेटवर्क इशू अच्छा हो रहा है। अच्छा, ओके ओके। कौन सा मेथड हायर लेवल एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन में यूज किया जाता है? कौन सा वाला बताइए। बहुत अच्छे। एस एन पांडे सर बताइए, आप कौन सा मेथड यूज करेंगे हायर एजुकेशन में? आंसर बड़े माइक खोलने के लिए बोला जाता है तो। डिडक्टिव। हाँ जी सर बताइए। हाँ, डिडक्टिव सर। बहुत अच्छे।
किस मेथड में स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाते हैं, यानी एक से अनेक की ओर, कौन से मेथड में जाया जाता है? वेरी गुड, सभी टाइप करिए, बहुत अच्छे। किस मेथड में ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन? कुंज बिहारी जी बताइए, ज्वाइन हो गए हो आप, बताइए किस मेथड में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, इंडक्टिव में और डिडक्टिव में, किस में? माइक खोल के बताइए। अमूर्त से मूर्त की ओर कौन सा मेथड प्रयोग होगा? अमूर्त से एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। वेरी गुड, सभी के सभी एक्सपर्ट हो गए भाई, बहुत अच्छा। एग्जाम्पल टू रूल, उदाहरण से नियम की ओर कौन से मेथड में जाया जाता है? कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है उदाहरण से नियम की ओर के लिए? सुब्रा पटेल जी बताइए, माइक खोल के। सुब्रा पटेल जी, क्या हुआ? आप लोगों से माइक खोलने के लिए बोला जाता है, आप लोग माइक क्यों नहीं खोल रहे हो, क्या बात है? तृप्ति भास्कर, मैं रिमूव करा दूंगा कक्षा से आपको। तृप्ति भास्कर जी बताइए, उदाहरण से नियम की ओर किस मेथड में यह सिद्धांत फॉलो होता है? मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है सभी को? सर एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर। मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग, अकाउंटिंग, बैंकिंग आदि के जो फॉर्मूलाज जो यूज होते हैं, वो कौन सी मेथड में यूज होते हैं, किस मेथड की देन है वो? वेरी गुड, वैसे तो आंसर सब कर रहे हैं, लेकिन माइक खोलने के लिए नहीं है कोई भाई। निशा शुक्ला जी बताइए। सर डिटेक्टिव में यूज होती हैं फार्मूलाज वगैरह। वेरी गुड, बने हुए तैयार होते हैं। और हार्ड वर्किंग, ज्यादा मेहनत कौन से मेथड में होती है? वेरी गुड, और अभी सोनिया जी बताएंगी, सोनिया साहब। जी सर, इंडक्टिव मेथड में। क्यों होती है ज्यादा मेहनत इसमें मैम? क्योंकि सर इसमें बनाए हुए, पहले से बनाए हुए रूल्स से हम नहीं करते हैं। हमको इसमें जीरो से या स्टार्टिंग से शुरुआत करनी पड़ती है, जहाँ पे बनाया हुआ पहले से कुछ हमें मिलता नहीं है। मतलब खुद हम बनाते हैं, खुद हम रूल्स खुद बनाते तैयार हैं, करते हैं, यही जी ना? सर। मैं जानना चाहूंगा किस मेथड में मस्तिष्क का विकास कम होता है अपेक्षा के दूसरे के, कौन से में कम होता है मेंटल डेवलपमेंट? वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। और नई खोज होने की संभावना किस मेथड में ज्यादा होती है, इंडक्टिव में और डिडक्टिव में, कौन से में? बताएंगे अभी रेणु राजपूत जी। बताइए रेणु राजपूत, माइक खोल के। अभी अगला क्वेश्चन, रट्टा किस मेथड में मारा जाता है? बच्चे रट्टा मारते हैं ना, किस मेथड में रट्टा मारा जाता है? वेरी गुड, अभी अच्छा आंसर कर रहे हैं। मानसी जी आंसर करिए। जी डिडक्टिव में।
डिडक्टिव में, बहुत बढ़िया। स्मार्ट वर्क किस मेथड में होता है, या किस मेथड को स्मार्ट वर्क के अंतर्गत रखा गया है? आयुषी मैम बताइए। डिडक्टिव में। वेरी गुड। और कौन सी मेथड की स्पीड और एफिशिएंसी कम होती है? आप लोग टाइप करिए। MDY टीम से कौन? नीरज जी, प्रेरणा जी हैं, कौन है? आप आंसर करिए। जी नीरज जी इंडक्टिव में कम होती है भैया, इंडक्टिव में। और जो क्योंकि इसमें टाइम लगता है ना, इसलिए कम होती है, क्योंकि हाँ, जो हमारी वो डिडक्टिव करके होती है सीखते उसमें हैं ना। ना, सारा कुछ वो जी लोग खुद करके सीखते हैं। तो नया ज्ञान किस में मिलता है? नया ज्ञान कौन से मेथड में मिलता है? वेरी गुड। यदि बच्चे को कुछ भी चीज लंबे समय तक यदि याद रखनी है तो कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? वो बताएंगे, आंसर करेंगे माइक खोल के। कविता मैम, कौन सा मेथड यूज कराया जाए बच्चों को यदि कुछ चीज लंबे समय तक याद रखा जाए तो? इंडक्टिव मेथड, क्योंकि खुद से मेहनत करके उनको सब याद रह जाता है, इसलिए वो इंडक्टिव खुद मेहनत करके तैयार करेंगे तो उन्हें वो चीज लंबे समय तक याद रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है। नई खोज, कोई नई चीज या नई इन्वेंशन या डिस्कवरी कौन से मेथड में होती है? वेरी गुड। मेरा गया। सभी को इसका मतलब इंडक्टिव डिडक्टिव अच्छे से समझ में आ गया है। कौन सा मेथड क्वालिटेटिव बेस्ड पे आधारित है, गुणात्मक, जिसमें गुणों को वरीयता दी जाती है? वहीं ऑब्जेक्टिविटी की तरफ कौन सा मेथड जाता है, या कौन सा मेथड ऑब्जेक्टिविटी को मान्यता देता है? हाँ, मंडी भाई ये टीम कह रही है। जो इंडक्टिव है उसे आगमन विधि बोलते हैं, और जो डिडक्टिव है उसे निगमन विधि बोलते हैं। तो आप लोग इसे आगमन निगमन विधि याद रखिए। सर आपका अभी क्वेश्चन क्या था, एक बार दोबारा से बोलना। मैंने अभी जो क्वेश्चन किया था बाद में, वो किया था कि मतलब जो बच्चे लंबे समय तक जो याद रख सकते हैं उसके लिए कौन सी विधि यूज की जाए, वो वाली चीज। ठीक है, तो उसके लिए, और उसके साथ साथ मैंने क्वेश्चन किया था कौन सी ऑब्जेक्टिविटी किस में होती है, किस मेथड में ऑब्जेक्टिविटी और किस मेथड में सब्जेक्टिविटी के लिए कौन सा है। तो जो हमारा इंडक्टिव है वो सब्जेक्टिविटी के लिए सब्जेक्टिव होता है, और जो डिडक्टिव मेथड है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। ओके सर। विषयनिष्ठ अर्थात विषयनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ नाम से ये दोनों जाने जाते हैं। ठीक है, आज लास्ट कक्षा का ये इतना रिवीजन, और अभी इससे आगे का आज हम पढ़ते हैं। ये लॉजिक के आधार पे हमने पढ़ लिया, और अब जो स्टार्ट होने जा रहा है, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ये सर। जी सर। रिवाइज की अब जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने क्वेश्चनिंग कर ली है। और डिफरेंट वाला, जो डिफरेंट बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड वाला
जो विधि है वो हमने देख लिया है। आज प्रक्रिया के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस के आधार पे हम रिसर्च के टाइप देखने जा रहे हैं। ये मेनली 3 टाइप की होती है प्रक्रिया के आधार पे: क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च और इन दोनों का मिला हुआ रूप जिसे मिक्स्ड रिसर्च कहते हैं। अर्थात क्वालिटेटिव गुणात्मक, जिसमें गुणों को प्रेफरेंस से वरीयता दी जाती है, उसका महत्व होता है, और क्वांटिटेटिव अर्थात मात्रात्मक, और मिक्स्ड जिसमें गुण प्लस क्वालिटी अर्थात क्वांटिटी दोनों हों, ऐसी रिसर्च को मिक्स रिसर्च कहते हैं। तो जैसा कि जान लें कि जो क्वालिटेटिव है, गुणात्मक जो रिसर्च है, वो बेस्ड ऑन क्वालिटी, गुणों पर आधारित होती है। जैसे आपकी अपनी अपनी खासियत है, कुछ व्यक्ति ईमानदारी में बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या ईमानदारी को नापा या गिना जा सकता है? वो एक गुण है। हम सब अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं, ये सब गुण है। किसी की ईमानदारी, प्यार, कोई किसी से घृणा करता है, मुझे ये चीज बहुत पसंद है। हाँ, ये सारी चीजें, ये जो क्वालिटीज हैं, ये जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, उन्हें हम अपने मुंह से वैसे बयां कर सकते हैं, ज्यादा कम, हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत थोड़ा, या मीडियम, इस टाइप से आंसर किया जाता है। एक एग्जैक्ट डिजिट में, एक संख्या के रूप में हम आंसर नहीं करते। उसको कैसी रिसर्च के अंतर्गत रखा जाता है? क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत। और जो क्वांटिटेटिव है, उससे इसी के जस्ट अपोजिट इसमें क्या होता है? ऑन द बेस्ड ऑफ डेटा, यानी आंकड़ों पर आधारित। अब आपसे पूछा जाए, जैसे किसी से पूछा जाए कि आपका बीपी कितना है, तो यदि कोई कहता है मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, बहुत है, मेरा बीपी बहुत है, अब बहुत कह रहा है, तो इसका मतलब है वो आंसर क्वालिटेटिव में कर रहा है। अब उससे पूछा जाए किसी से कि आपका बीपी कितना है, कितना रहता है, तो मेरा बीपी 120 से 130 रहता है, तो वो किस टाइप की रिसर्च के रूप में या किस टाइप के मेथड में आंसर कर रहा है? क्वांटिटेटिव में, क्योंकि वो संख्या बता रहा है। यहाँ उसने बहुत थोड़ा कह दिया, वो पूछता है कि आप मुझे कितना प्यार करते हो, अपने पेरेंट्स को कितना प्यार करते हो? मैं अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करता हूँ। तो ये जो रखा जाएगा वो किस में, क्वालिटेटिव में या क्वांटिटेटिव में? क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव। ऐसी चीजें, ऐसे गुण, ऐसी क्वालिटीज जिन्हें हम नाप तोल नहीं सकते, लेकिन वैसे उनको बयां किया जाता है, वो क्वालिटेटिव होते हैं। और जिन्हें गिना जा सके, नापा जा सके, वो क्वांटिटेटिव होते हैं, मात्रात्मक। ठीक है, जैसे अलग अलग पूछा जाए कि आपके योग के पीजी डिप्लोमा में कितने मार्क्स आए, तो ये क्वांटिटेटिव के अंतर्गत रखा जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, तो आप बोलोगे मेरा रिजल्ट अच्छा रहा, उतना अच्छा भी नहीं, ज्यादा बुरा भी नहीं, मध्य अवस्था में रहा। तो ये सब, ये आंसर किस टाइप का आंसर कहा जाएगा? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव। तो आप समझिए अलग अलग तरीके से, और दोनों टाइप की रिसर्च होती हैं। तो ये बेस्ड ऑन क्वालिटी, क्वालिटेटिव जैसा कि नाम है, तो बेस्ड ऑन क्वालिटी, एंड बेस्ड ऑन क्वांटिटी या डेटा, तो ये क्वांटिटेटिव है। अब ये अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती है, असंचरित अनुसंधान की तरह होता है। जो क्वालिटेटिव है वो असंचरित, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है आप समझिए। स्ट्रक्चर्ड इसे कहते हैं, इससे पहले आप इसे समझिए, स्ट्रक्चर्ड इसे कहते हैं कि आप किसी चीज का एक सेटअप बना के रखा है आपने। जैसे कोई एग्जाम हो रहा है, किसी एग्जाम में हर व्यक्ति से सेट कर रखा है कि 2 आसन पूछे जा रहे हैं, 2 प्राणायाम और 2 सठकर्म के बारे में पूछा जा रहा है। पहले से ही सेट है, संचरित कर रखा है, स्ट्रक्चर कर रखा है। तो इस टाइप के को कि हर एक बच्चे को पता है कि जी मुझे 2 आसन पूछे जाएंगे, 2 प्राणायाम और 2 सठकर्म के बारे में पूछा जाना है, सबको क्लियर है बिल्कुल। लेकिन ये जो अनस्ट्रक्चर्ड है, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है कि आखिर पूछा क्या जाएगा। इंटरव्यू चल रहा है, वो क्या पूछा जाएगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। और मोस्टली ऐसी कंडीशन में, जो अनस्ट्रक्चर्ड वाली में, जो हमारे एग्जामिनर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, हमसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, और वो क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि उनका पहले से सेटअप नहीं है कि हर बच्चे से या ये पूछना ही है, कुछ भी पूछेंगे
और फिर उस क्वेश्चन में से क्वेश्चन फिर हमारे आंसर में से नया क्वेश्चन बना देंगे, कुछ भी वहीं से ऐसे ही उठा के क्वेश्चन बना दिया जाएगा। तो इस टाइप का असंरचित अनस्ट्रक्चर्ड, आप समझ पा रहे हो कि अनस्ट्रक्चर्ड अर्थात तो उसको पहले से निर्धारित नहीं किया हुआ है कि ये पूछा ही जाना है, कुछ भी पूछ लेना है, इवन वो आपके उस विषय से जुड़ा भी है ना भी है, उससे फिर भी अलग से भी पूछा जा रहा है, कुछ भी कहीं से भी पूछ लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले से निश्चित है, जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराया जाता है वहाँ निश्चित करा दिया जाता है जी 3 ऑब्जेक्ट अनिवार्य आसन है और 2 अपनी चॉइस बेस्ड आसन है, सबको करने। यहाँ पे क्या है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी पूछा जा रहा है। आपने कुछ आंसर किया कि मेरे 5 भाई हैं, एक भाई डॉक्टर हैं, तो फिर पूछ लिया उसी में से क्वेश्चन कर दिया, अच्छा वो डॉक्टर हैं जो आपके भाई, वो कहाँ से उन्होंने पढ़ाई करी, कहाँ डॉक्टर हैं, तो यानी उसी में से क्वेश्चन में से या आपके आंसर में से क्वेश्चन बना देना। तो ये कैसा मेथड कहा जाता है, या इस टाइप की रिसर्च को कैसा कहते हैं, क्या नाम बोलते हैं? क्वालिटेटिव के अंतर्गत आता है और इसे अनस्ट्रक्चर्ड कहते हैं, यानी इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ढांचा नहीं था, कोई संचालित नहीं कर रखा था, वो कहीं से भी पूछ दिया। हमारे आंसर में से क्वेश्चंस आपने बहुत सारे अपने गुरुजन देखे होंगे, बहुत सारे टीचर्स देखे होंगे कि वो क्वेश्चंस का सेटअप बना के नहीं लाते, वो बस आपकी बात करते रहेंगे, आपसे क्वेश्चन में से क्वेश्चन, आपकी आंसर में से क्वेश्चंस बनाते रहते हैं उसी समय एट द प्रेजेंट टाइम, और वो पूछते रहते हैं। तो इस टाइप की रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आती है और अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च के अंतर्गत आती है, और जिसमें पहले से एक बना के दे दिया जाता है प्रोटोकॉल कि आपको ये करवाना है और ये पूछना है। तो उस टाइप की रिसर्च जो होगी वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत स्ट्रक्चर्ड विधि होगी वो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें सेम जो ऊपर क्वालिटेटिव की बात आई थी कि वहां पे हम देखो अपने उसके बिलीव्स और उसकी जो गुण हैं उनको भी वरीयता दे रही थी, तो इंडक्टिव में भी यही चीज थी। तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव और अनस्ट्रक्चर्ड मेथड रिसर्च एंड द इंडक्टिव रिसर्च दीज आर लाइक सेम, ऐसा कह सकते हो आप कि ये सब सेम ही है, एक प्रकार की एक ही बात करती है। तो ये भी इसी तरीके की सिद्धांत पे काम करती है, इंडक्टिव और क्वालिटेटिव भी, क्योंकि इसमें भी हमने क्या देखा था, इसमें भी अपने अनुभव के आधार पे, अपनी मेहनत के आधार पे व्यक्ति सीख रहा था, गुणों के आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे सीखा जा रहा था। और ये जो है फिर उसी का जस्ट जो क्वांटिटी पे काम कर रहा था, जो ऑब्जेक्टिविटी पे काम कर रहा था, वो डिडक्टिव मेथड था, ठीक है। आपको समझ में आ रही है ये? जी सर। हाँ, इट इज बेस्ड ऑन, जैसे इसमें क्या होता है कि इंटरव्यूज अनस्ट्रक्चर्ड, इसमें क्या होता है जैसे इंटरव्यू लिया जा रहा है, मैंने बताया जैसे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, आपसे पहले कोई निश्चित नहीं है, ना बताया गया है किससे क्या पूछा जाना है, या फिर सबसे सेम चीज पूछी जानी है। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन सबसे वही 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब किसका कैसा आंसर रहता है ऐसा नहीं है, वहाँ ये है कि कुछ भी कहीं से पूछा जा सकता है। इसे अनस्ट्रक्चर्ड रिव्यूज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह का रिव्यू आदि भी रखा जाता है। और ये जो है ये जैसे सर्वे मेथड पे बेस्ड पे आधारित है, और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं, इसमें ऑब्जर्वेशन भी होता है, रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं, रिपोर्ट्स चेक किए जाते हैं आदि। ये सारी जो विधियां हैं वो क्वांटिटेटिव मेथड में रखी जाती है। जैसे सब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्टिविटी से क्या समझता है कोई, सब्जेक्टिव क्या होता है, विषयनिष्ठ से क्या तात्पर्य है, कोई बताएगा आप लोगों में से? सर जो मतलब जैसे वर्णात्मकता, मतलब जिनका वर्णन किया जाए एक तरीके से हाँ, बड़ा। बिल्कुल। अब किसी एक क्वेश्चन का वर्णन किया जाए, मैं कहूँ आपसे पतंजलि के ऊपर आप लोगों को लिखना है, तो लगभग हर एक की भाषा शैली आप में से सबकी अलग अलग होगी। कोई किस तरीके से लिखेगा, कोई किस तरीके से, कोई आधा पेज लिखेगा, कोई पूरा पेज, कोई 2-2 3-3 पेज तक लिख देगा। यानी कि वो वर्णन कर रहा है, उसमें कुछ लोग अपने व्यूज डालेंगे, अपनी भी व्यूज रखे जाएंगे उसमें। तो सेम इसका अपोजिट जो होता है वो ऑब्जेक्टिविटी होता है, इसमें होता है वस्तुनिष्ठ।
जो पॉइंट पूछा गया है सिर्फ पूछा गया है कि जी पतंजलि का जन्म कौन सी सन में हुआ, फटाक से आपको उस सन पे क्लिक करना है बस। ये नहीं कि दुनिया भर का और भी इधर उधर बात जोड़ो कि ये हुआ ऐसे हुआ था तब वहां पे ये गए वो हुआ ये हुआ। पहले जैसे हमारा यूजीसी का नेट का जो एग्जाम होता था पहले ये सब्जेक्टिव बेस पे होता था। इसमें क्या होता है, इसमें ठीक से मूल्यांकन भी नहीं हो पाता, बहुत सारा लिखना पड़ता था बच्चों को और फिर वो चेक करना होता था। अब जो एग्जामिनर बैठा है उसकी मनोस्थिति उस समय कैसी है, वो तनाव में है या खुश है कैसा है, तो कभी किसी बच्चे की अच्छी राइटिंग देख के चाहे अच्छा लिखा नहीं है तो अच्छे नंबर रख रहा है, किसी की राइटिंग गलत है या ठीक नहीं है उतनी सुंदर नहीं है तो उसको कम नंबर रख रहा है, जबकि उसने कंटेंट और अच्छा प्रस्तुत किया है। तो उसमें क्या था, उसमें ठीक मार्किंग नहीं हो पा सकती थी। तो यूजीसी ने प्लान किया कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही थी, हमें कंटेंट जो सही बताएगा जो आंसर ठीक बताएगा हम उसको वही मार्क देंगे। तो उसने ये चीज खत्म करके सीधा ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी चीज ला के रख दी वस्तुनिष्ठ वाली। उसने कहा ये क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन सभी के लिए है, इसके 4 ऑप्शन है, इसमें से जो एक ऑप्शन आंसर है और उसे जो सही करेगा तो उसको उसका मार्क मिलेगा, यदि नहीं सही करता तो उसको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, आप समझ पाए हो अभी? और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ है आपको, विषयनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ? जी जी सर। सर। अब इसमें क्या होता है, लेस टाइम इन प्रोजेक्ट लेवल और मोर टाइम इन एनालिसिस। इसमें क्या है कि इसमें अपने बिलीव्स और अपने अनुभव होते हैं व्यक्ति को, तो ये प्रोजेक्ट बड़ी जल्दी तैयार कर लेता है व्यक्ति उसको। जैसे जो प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है हमें मास्टर वगैरह में भी ऐसे दिया जाता था, तो वो जल्दी तैयार हो जाता है, लेकिन उसे एनालाइज करने में बड़ा समय लगता है क्योंकि वो अनुभव पे आधारित ज्यादा है, अपने व्यूज पे आधारित ज्यादा है और इसलिए उसको एनालाइज करना उतना सरल नहीं हो रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें मोर टाइम इन प्रोजेक्ट लेवल, इसमें पूरा सिस्टम फॉलो करना होता है। आपको ये डाटा लेना है, डाटा के बाद इसे एनालाइज करना है, इसे यहाँ रखना है, इसकी टेबल ये बनानी है, यहाँ ऐसे बना करके इसे सेटअप करके अब इसे एनालाइज किया जाएगा। तो एनालाइज वो इजीली कर लेता है। जैसे आपके पास टेबल्स बनी हुई है, आपसे पूछा जाए कि जी सुरेश का रिकॉर्ड बताइए कि उसने मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स पाए, तो खटाक से आप जाके सुरेश वाले उसमें जाकर के फटाक से ओपन करके बता दोगे कि जी उसने इतने मार्क्स पाए थे। समझ पा रहे हो आप? जी सर। तो ये चीज इसमें होती है। अब इसमें होता है लेस पॉसिबिलिटी ऑफ जनरलाइजेशन, इसमें थोड़ी कम संभावना होती है सामान्यकरण की। जो आप, क्योंकि भाई देखो जो आपने अनुभव किया है वो जरूरी नहीं है कि बाकी लोगों के साथ ही वो सही साबित हो जाए या वो 100% सत्य ही साबित हो जाए है, क्योंकि वो उसमें आपके बिलीव्स जुड़े हुए हैं और वो आपने आपकी क्वालिटी है वो आपने जांची है। अब आप जैसे जानते हो आपका कोई फ्रेंड है, उसकी क्वालिटी को आप ही तो जानते हो, कोई नया व्यक्ति उसके सामने लाके खड़ा कर दिया जाए, क्या वो समझेगा कि उसमें क्या क्वालिटी है? नहीं समझेगा ना। तो इसलिए उसको जनरलाइज करना बड़ा कठिन होता है। इसमें मोर पॉसिबिलिटी ऑफ जनरलाइजेशन, इसमें सेम ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्वालिटी निर्धारित करी गई हैं वो क्वालिटी वहां उपस्थित होगी, उसी के बेस पे वो उसे जनरलाइजेशन की बात करेगा। जैसे कि कुछ निश्चित कह दिया जाए कि जो सीधा देखते ही जैसे सुंदर सुंदर गोरे गोरे व्यक्तियों को सेलेक्ट किया जा रहा है, तो ये तो हम देख के डायरेक्ट बता सकते हैं ना। या फिर जिनकी हाइट 5 फीट 5.5 फीट है उनको लिया जा रहा है, उसको फटाक से मेजर करके लाया जा सकते हैं। अब जो ईमानदार है, कोई ये कहे कि जो ईमानदार है उन्हें लिया जा रहा है, अंदर सेलेक्ट किया जा रहा है, तो इस चीज की जो किसको कौन जिम्मेदारी लेगा? अब मेरा कोई दोस्त है, भाई है, बंधु है, मैं तो जान सकता हूँ उसके विषय में वो कैसा है, एक नया व्यक्ति थोड़ी नहीं जान सकता किसी के विषय में इतनी जल्दी, है नहीं? तो इसीलिए जी इसमें सर। क्या होता है, इसमें जनरलाइजेशन की जो आप नियम आप लेके आए उसके चांस कम होते हैं, इसमें ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें हाइपोथेसिस बनाने में सहायक है, ये गुणों पे आधारित है, हमारी मानसिक विचारों पे आधारित है, इसलिए इसमें हाइपोथेसिस जल्दी बन जाती है। जबकि नियम नहीं लेने, इसमें कोई नियम फॉलो नहीं करना,
हम कोई रिसर्च करने जा रहे हैं, हमारा दिमाग चलता है अपने अनुभव के आधार पे, हर व्यक्ति के अपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वो अपना दिमाग चलाएगा और सोच लेगा और उसका दिमाग जवाब देगा कि मेरी रिसर्च का आंसर ये होने जा रहा है, ये फल आने वाला है, ये रिजल्ट आएगा, ये निष्कर्ष निकलेगा मेरी इसका रिसर्च का। ठीक है, तो ये इसमें सरल होता है हाइपोथेसिस बनाना, और इसमें हाइपोथेसिस की जांच करना सरल होता है। ये जो जांच की जाती है वो पूरी साइंटिफिक विधि से की जाती है, इसके टेस्ट होते हैं, टी टेस्ट, जेड टेस्ट आदि करके उन विधियों के द्वारा ये हाइपोथेसिस टेस्ट की जाती है। जब उसमें सत्य साबित होती है तब उसे एक्सेप्ट किया जाता है। समझ पा रहे हो आप? जी सर। इसीलिए इसको थोड़ा कम विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि ये अपने अपने विचारों पे, अपने अपने बिलीफ्स पे आधारित है, अपने अपने अनुभव पे आधारित है। हर व्यक्ति का अब एक ही चीज के विषय में अपना अपना अलग अनुभव होता है, अलग एक्सपीरियंस होगा। किसी व्यक्ति से एक ही टॉपिक पे बोलने के लिए कहा जाए तो आप भी बोलो, आप भी बोलो, तो अलग अलग विचार होंगे हर व्यक्ति के, सेम नहीं होते। लेकिन ये जो है वो सेम की बात करता है, जो जो चीज यहाँ सही है वो वहां भी सही होगी, दिल्ली भी सही होगी, बंबई भी सही होगी, सेम होगी वही चीज। इसलिए इसकी जो विश्वसनीयता होती है वो ज्यादा होती है। कौन सी वाली रिसर्च की? क्वांटिटेटिव। यस। प्लीज दोबारा क्वेश्चन पूछिए। मैंने पूछा कि किस रिसर्च की विश्वसनीयता ज्यादा होगी? सर क्वांटिटेटिव। बिल्कुल, क्योंकि वो क्या है, वो डेटा सामने प्रेजेंट करेगा, डायरेक्ट उसे नापो और देखो। ये क्या है, ये महसूस करने का, अनुभव करने का, महसूस करने का विषय है ज्यादातर। इसमें क्या है, सीधा जांचने का विषय है। इसमें गणितीय क्रियाएं जुड़ी हुई हैं, इसमें गणितीय क्रियाएं नहीं होती हैं। आप समझ रहे हो? जी सर। अब जो मिक्स्ड रिसर्च होती है इसमें दोनों गुण आधारित होते हैं। जो गुणों पे भी आधारित है वो क्वालिटी भी रखती है उसमें, और क्वांटिटी भी प्रयोग की जाती है उसमें। इस टाइप की रिसर्च को मिश्रित रिसर्च बोल देते हैं। ठीक है, और ये रिसर्च प्रोसेस के आधार पे थी 3 प्रकार की। आपको ये आशा है मुझे समझ में आ गया होगा आप लोगों को इससे। और अब जो अगली रिसर्च है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जांच के आधार पे रिसर्च को देखें तो जो ऊपर हमने पढ़ भी लिया, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड जांच जो की जा रही है, एक तो वो स्ट्रक्चर्ड बेस पे जांच की जा रही है और एक अनस्ट्रक्चर्ड बेस पे जांच। कोई भी आप जांच कर रहे हो, कोई सर्वे कर रहे हो, कोई डाटा इकट्ठा करने गए, तो एक तो वो होता है कि पहले से ही आप क्वेश्चन सेट करके गए कि मुझे ये पूछ के आना है लोगों से। एक होता है कि क्वेश्चंस आपके पहले से सेट नहीं है, क्या पूछना है, बस वहां गए और कुछ पूछा आपने, उसने जो आंसर दिया उसी के आंसर में से एक और क्वेश्चन बना दिया, फिर उसने जो आंसर आया फिर उसमें से क्वेश्चंस बना दिया। एक्चुअली इसमें वो इसके आंसर दे पाना जो संरचित वाला है उसके आंसर दे पाना सरल होता है इसकी अपेक्षा, क्योंकि इसमें क्या पूछ ले एग्जामिनर सामने वाला, कहाँ से बात कर ले, इसमें तो सेट है, निश्चित है जी कि ये पूछा जाना है तो बच्चा तैयार करके जाएगा। स्ट्रक्चर्ड में पहले से सेट है कि जी आपसे योग दर्शन में योग की परिभाषा पूछी जा रही है। अब है स्ट्रक्चर्ड में कहीं से यम नियम पूछ ले, क्रिया योग पूछ ले, कुछ भी पूछ लेगा कहीं से भी, ये नहीं पता। तो ये जो स्ट्रक्चर्ड या संरचित रिसर्च जो होती है वो एग्जैक्ट लाइक ये क्वांटिटेटिव की तरह होती है। किसकी तरह? क्वांटिटेटिव रिसर्च, जो कि मात्रात्मक रिसर्च थी। ज्यादा इसके बारे में वो नहीं। और अगर वैसे देखें तो डिडक्टिव मेथड की तरह ये होती है, या ये कह सकते हैं कि संरचित, स्ट्रक्चर्ड और क्वांटिटेटिव और डिडक्टिव ये एक ही प्रकार की विधियां हैं लगभग। ठीक है, अलग अलग इनके नाम हैं। अब इसी तरीके से ये जो असंरचित है, अनस्ट्रक्चर्ड, वो किसकी तरह होगी? सेम। जब ये क्वांटिटी की तरह है तो ये क्वालिटी की तरह होगी। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च की, गुणात्मक रिसर्च की आधार पर रहेगी। और ये इंडक्टिव रिसर्च जो हमारी आगमन विधि है
उस बेस पर आधारित होती है। आपको ये बिंदु क्लियर है? जी सर। जी सर। अब आता है अवधारणा के आधार पर रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के आधार पर रिसर्च दो प्रकार की है, एक है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च और एक है एम्पेरिकल रिसर्च। एक अर्थात वैचारिक अनुसंधान और एक होता है अनुभव सिद्ध अनुसंधान। हम जब कभी भी पीएचडी करने जाएंगे तो सबसे पहले हम कौन सा इसमें से रिसर्च करेंगे, वैचारिक या अनुभव सिद्ध? आप आंसर करिए। वैचारिक। हाँ, वैचारिक। जो हमारी कोई भी रिसर्च जब हम शुरू करेंगे तो वो सबसे पहले वैचारिक अनुसंधान ही होगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे हम। उसके बाद जब हम अपना एक्सपीरियंस भी ऐड करते जाएंगे उसमें, उस कॉन्सेप्ट से और आगे बढ़ते जाएंगे, तब वो अनुभव सिद्ध एम्पेरिकल रिसर्च होगी। और एम्पेरिकल रिसर्च इससे बहुत गुना रिलायबल होती है, क्योंकि ये अपने अनुभवों के आधार पे और इसमें अनुभव एक्सपीरियंस इंक्लूड होता है। जैसे आप रिसर्च करने जा रहे हैं, अभी हम रिसर्च कर रहे हैं या अभी हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, हमने अनुभव नहीं किया है इसका, अभी कुछ भी इसको करके नहीं देखा है, तो इसीलिए अभी हम कह सकते हैं कि अभी हम कॉन्सेप्चुअल रिसर्च पे ही या कॉन्सेप्चुअल स्टेप पर ही चल रहे हैं। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, जो कॉन्सेप्चुअल, ये ज्यादातर जहाँ भी फिलोसोफर्स की बात आएगी, दार्शनिक या फिलोसॉफी की बात आएगी, वो दर्शनों में ये रिसर्च प्रयोग की जाती है। हमने देखा है अलग अलग भारतीय षट दर्शन है और 3 दर्शन वैसे नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं। तो उन दर्शनों में अलग अलग कंसेप्ट होते हैं सबके, और सबके कंसेप्ट सही लगते हैं। जब वो अपने अपने कंसेप्ट देते हैं, विचार देते हैं, तो हमें सब हाँ यार ये भी बात सही कह रहा है, वो भी बात सही कह रहा है। तो अलग अलग सांख्य दर्शन अपनी अलग बात कहता है, न्याय दर्शन अलग कहता है, वहीं पे बौद्ध और जैन दर्शन, चारवाक दर्शन की अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो वो सारे के सारे फिलोसफी पे काम करते हैं। तो ये किस टाइप की रिसर्च होती है इनमें? कॉन्सेप्चुअल। या कंसेप्चुअल, वैचारिक अनुसंधान, क्योंकि ये अलग अलग विचारधाराओं, आइडियोलॉजीज पे काम करती है। या इनके एग्जाम्पल हैं इसमें, अलग अलग विचारधाराएं। भाई देखो, इतने सारे दर्शन हैं, वो दर्शन अलग अलग क्यों है? कोई दर्शन कुछ मानता है, कोई कहता है ब्रह्म साकार है, कोई कहता है निराकार है? कोई कहता है ब्रह्म केवल अकेले एक की सत्ता है, द्वैतवाद। कोई कहता है दो की है, द्वैतवाद। कोई कहता है अद्वैतवाद। कोई कहता है नहीं जी विशिष्टाद्वैत है जी। तो अलग अलग ये सारी क्या है, ये विचारधाराएं, आइडियोलॉजीज हैं। और ये जो जहां भी दर्शन की बात आएगी, दार्शनिकों की बात आएगी, फिलोसफी की बात आएगी, आपका आंसर क्या होगा? कौन सी टाइप की रिसर्च है वो? वैचारिक। वैचारिक। यस, कंसेप्चुअल रिसर्च। यस। और फंडामेंटल रिसर्च में जो थ्योरी बनाई, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो रिसर्च की जाती है, उसे भी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च कहते हैं। इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उसमें जो फंडामेंटल में जो पहली मूलभूत सिद्धांत था, उसमें कुछ थ्योरी आई और उसमें और इम्प्रूवमेंट लाना है, तो वो भी फिर दार्शनिक अपने विचार काम करेगा उस पर और फिर उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आएगा, तो वो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च कही जाएगी। उसे जीवन में अप्लाई करना वो अप्लाइड रिसर्च है। लेकिन आप समझो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं, उसी को और रिफाइन करना है। ठीक है। तो फंडामेंटल रिसर्च कुछ हो गई है, उसी में और रिफाइन करने जा रहे हो आप, इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हो। वहां उस केस में कौन सी रिसर्च करनी होगी आपको? वैचारिक। हाँ, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। और ये मेनली देखो भाई फिलोसोफर्स के द्वारा और थिंकर्स के द्वारा यूज की जाती है, इसलिए ये आप इसे ध्यान रखिए। और जो एम्पेरिकल रिसर्च है, ये अनुभव सिद्ध है, एक्सपीरियंस के आधार पे है। देखिए, हर व्यक्ति की एज के आधार पे हर व्यक्ति की अपनी अपनी नॉलेज होती है। एक पीएचडी करा हुआ और एक वयोवृद्ध कोई भी है, तो किस में ज्यादा ज्ञान होगा, आप बताइए। इज इट आज हमारी जो नई जनरेशन है, उनमें बहुत सारे कुछ भी एक खाने की रेसिपी बनाएंगे, वो तोल तोल के नाप नाप के चम्मच से हर चीज और वैसे डालेंगे। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग, जो दादी और हमारी माताएं हैं,
वो ऐसे ही अंदाजे से इतना लिया, ऐसे ही डाल दिया बस ही, और फिट बन गई एकदम रेसिपी। तो उन्हें अपने अनुभव से ही इतनी नॉलेज होती है। ठीक है, बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं हमारे, जो वयोवृद्ध हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस उनके पास इतना होता है, उस आधार पे वो बता देते हैं सीधा कि ये होता है। सर मेरी नानी बहुत अच्छा अचार बनाती है, मैंने ट्राई किया, मेरे से नहीं बना। आपकी नानी नहीं, सबकी नानी और दादी और माताएं सब जो बड़ी बुजुर्ग हैं ना, जो जो आज की आधुनिक समय की नहीं है, थोड़ा हमसे पहले की जनरेशन जो है, वो सारी इस चीज में, और उससे भी हमारी मम्मी पापा से, मम्मी हमारी माँ से ऊपर वाली और जनरेशन है, दादी वाली जनरेशन, उसमें तो और ज्यादा सब एक से एक दादी माँ के नुस्खे आप लोगों ने सुने होंगे। वो क्या है सब, उन्होंने वो अपनी एक्सपीरियंस से ही तो सिद्ध किया, उसी से तो सीखा है। वो कहते हैं जी सिर दर्द हो रहा है, एक गया बच्चा, एक लड़का सिर दर्द हो रहा है जी, मैं जा रहा हूँ, वो दिखाने गया, वहां पे एक बुजुर्ग बैठे थे, डॉक्टर दवा लिख रहा है, बुजुर्ग बैठे थे, बुजुर्ग बोले इसको दवा मत लिखो, इसको सिर दर्द कहाँ से हो रहा है कि इसका जो पार्टनर है उससे इसकी टेंशन रहती है, उससे लड़ाई हो रही है, इस वजह से इसका सिर दर्द हो रहा है। यानी कि डॉक्टर ने वहां तक कोई पहुंचा भी नहीं, सोचा भी नहीं, वो दवा दे रहा है, उसने उसका सॉल्यूशन बता दिया। तो ये क्या है, ये जो है एम्पेरिकल है, इसीलिए ये जो है अनुभव सिद्ध रिसर्च है, इसीलिए और श्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक है, इस अनुसंधान में शोध करता परिकल्पना तैयार करता है और अपनी हाइपोथेसिस को सत्य असत्य प्रूव करने के लिए डेटा कलेक्ट करता है। जो भी उसने अनुभव के आधार पर जो वो समझ रहा है या उसके दिमाग में आ रहा है कि मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि ये होना चाहिए, तो वो उसके लिए वो डाटा कलेक्ट करने लग जाएगा और उसे प्रूफ या अनप्रूफ करने की कोशिश करेगा कि जो उसके मस्तिष्क में जो विचार है वो वास्तविक सत्य है या गलत है। ठीक है, तो ये सारा काम इस टाइप की रिसर्च में, जहां भी एक्सपीरियंस की बात आ जाए, जहां भी एक्सपीरियंस बेस्ड या एक्सपीरियंस की चर्चा आ जाए, वहां आप कौन सा आंसर टिक करोगे? एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च, वेरी गुड। ठीक है, एम्पेरिकल रिसर्च रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस। हाँ बता दिया, एक्सपीरियंस के बाद वो उस पर डिपेंड करती है, और थ्योरी को अपने दिमाग में रखते हुए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से रिसर्च करते हैं। इसमें क्या होता है, थ्योरी दिमाग में रहती है लेकिन अपने अनुभव के आधार पे। देखिए, हर हम सब पढ़ने वालों में जिसकी एज सबसे कम है, चाहे बेशक उसे थ्योरी ज्यादा पता हो, लेकिन रिसर्च, आप बताइए, आप आंसर करिए, एक व्यक्ति की एज, एक बच्चे की एज 25 ईयर्स है, और एक बच्चे की जो पढ़ रहा है, रिसर्च स्कॉलर है, उसकी एज 35 है। तो आप बताइए दोनों में किसकी ज्यादा रिलायबल रिसर्च होगी? 35 वाले। बिल्कुल, क्योंकि वह उम्र के आधार पर उसने अपने अनुभव के, उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। हमारे पास बेशक नॉलेज ज्यादा हो, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो हमें करने के बाद ही प्राप्त होगा। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो सब उस चीज से गुजर चुके होते हैं, उसका अनुभव कर चुके होते हैं जो वो आपको बता रहे हैं, इसलिए वो एम्पेरिकल रिसर्च के अंतर्गत काम करते हैं। ठीक है, या वो आते हैं। इसमें होता क्या है, इसे एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च भी कहते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंटल ही हो रहा है, कहीं ना कहीं अपना जो एक्सपीरियंस है उसको प्रूफ अनप्रूफ जा रही थी, ऊपर बात आई थी, तो उसे प्रूफ या अनप्रूफ करेगा। तो प्रूफ या अनप्रूफ तो तभी करेगा ना कोई, जब उस पर प्रयोग करके देखेगा। प्रयोग ही नहीं करेगा तो क्या प्रूफ या अनप्रूफ कर पाएगा? है, किसी चीज को, अनुभव को सिद्ध करेगा जब वो बार बार सब्जी में कितना नमक डालना, कितनी सब्जी में कितना नमक पड़ेगा, उस चीज को कई बार डाल डाल के और बना के देखेगा, तभी तो वो आपको प्रूफ करके बता पाएगा या देख के बता पाएगा कि इस चीज में या इस सब्जी में इतना नमक डाल दीजिए। नहीं तो वो नाप के चम्मचों से या उससे तराजू से तोल के डालेगा, उसमें होता है ना। तो इसमें ओरिजिनली फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करते हैं। इसमें होता क्या है, फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट,
आप सोचिए, फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट कौन सा होता है, कौन बताएगा? एक्सपेरिमेंटल में सर। फंडामेंटल रिसर्च ना, जो हमें फंडामेंटल रिसर्च में जो डेटा मिल रहा था वो डेटा प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और इसे फील्ड वर्क यानी क्षेत्र कार्य बेस्ड रिसर्च भी कहते हैं। ये फील्ड वर्क में की जाने वाली रिसर्च है ही वास्तव में, क्योंकि आप बाहर जाओगे और बाहर जाके आप काम कर रहे हो, उसके आधार पे कुछ करवा रहे हो, उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो, तो आप उससे सीखोगे, ठीक है। तो जब भी जैसे पीएचडी के स्टार्टिंग में हम मोस्टली कंसेप्चुअल रिसर्च करते हैं, और पीएचडी जब अंत होने जाती है, लास्ट में जब उसका समय पूरा होने जाता है, उस समय क्या होता है कि हम एम्पेरिकल रिसर्च कर रहे होते हैं। आपको यहाँ तक अब नेक्स्ट टाइम भी हो गया है। सर हाँ जी, एक्शन सर ये रिसर्च। लास्ट वाली लाइन एक बार दोबारा से रिपीट कीजिए ना। कौन सी वाली? ये पीएचडी वाली? हाँ जी सर। देखिए, वही वाली बात जो मैं दोबारा आ गई है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे हम न्यू पीएचडी स्कॉलर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, किसी में पीएचडी करने जा रहे हैं, तो हम पहले सीधे कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करेंगे, न कि सीधा हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा। भैया एक्सपीरियंस तो जब कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू करेंगे, तो एक्सपीरियंस तो काम करने से आता है ना। मैं बैठा बैठा किताबें पढ़ता रहूं और उसे अपने प्रयोग में न लाऊं, तो क्या मैं एक्सपीरियंस मुझे आएगा? आप बताइए। थ्योरी नहीं ही सर, आप नहीं करते आएगा। रहो, प्रैक्टिकल ना करो, तो आप एक्सपीरियंस कलेक्ट कर पाओगे? नहीं सर। नहीं। तो वही चीज यहीं पे है कि जब हम स्टार्टिंग में पीएचडी में होते हैं, तो उस समय हम प्रैक्टिकल कम कर रहे होते हैं, जो थ्योरी देखते हैं, तो उस समय हम कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल रिसर्च पे काम कर रहे होते हैं। और वही चीज फिर जब हम उसमें अपने एक्सपीरियंस ऐड करना शुरू कर देते हैं, तो वो रिसर्च कैसी कही जाती है? इंपेरिकल रिसर्च में कन्वर्ट हो जाती है। उस टाइप की को इंपेरिकल रिसर्च, क्योंकि अब उसमें हमारे एक्सपीरियंस, अनुभव भी ऐड होने लग गए हैं, ठीक है। जी सर। सर और एक क्वेश्चन है सर, ये यहाँ पे बोला है ना ओरिजिनली फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करते हैं, बट सर हम ये तो फंडामेंटल रिसर्च को और पॉलिश करने के लिए कर रहे हैं ना, तो डाटा तो ऑलरेडी उस पे है, तो फर्स्ट हैंड डाटा कैसे हुआ है? इसीलिए तो फर्स्ट हैंड डाटा, वो उसमें जो होता है ना, जो फंडामेंटल वाली में, उस डेटा को फर्स्ट हैंड डेटा ही कहते हैं, क्योंकि वो जो डेटा आया है, वो उस पे वो वाला डेटा नहीं है जो इस पे किसी ने कोई काम कर चुका हो, बस उसी बंदे ने काम किया है। समझ रहे हो आप? कुल मिलाकर के कि जो फंडामेंटल रिसर्च जिसने की, उसी व्यक्ति के मस्तिष्क का डाटा है, वो उसी ने अपने आप से निकाला है, ना कि वो किसी थर्ड पर्सन के पे काम कर रहा है। आप उसके पे कर रहे हो, आप उसके पे कर रहे हो जो फंडामेंटल वाले से जो डाटा लिया गया है, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट हैंड डेटा उसको बोलते हैं जो किसी ने, जैसे अभी हम रिसर्च करेंगे, कुछ रिफाइन करना चाह रहे हैं कि नया कुछ नहीं रिसर्च कर रहे, जो कुछ कोई कर चुका है उसी में हम कुछ एड ऑन करना चाह रहे हैं, या उसमें से कुछ घटाना चाह रहे हैं, तो इस टाइप का जो डेटा होगा वो जो है फर्स्ट हैंड डेटा नहीं कहा जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल में जो डेटा आता है वो उसके ज्ञान की वृद्धि के लिए आता है, रिसर्चर के ज्ञान की वृद्धि के लिए, और वो और कहीं यूज नहीं हुआ होता, वो डेटा उसका अपना डेटा होता है, उसको प्रयोग किया जाता है मोस्टली, ठीक है। वो वाला डेटा कलेक्ट किया जाता है। ओके सर। हाँ जी, अभी क्लियर है सभी को? और किसी का कोई डाउट इस शब्द को लेकर के, अभी जो हमने पढ़ा? सर जो अदर जो रिसर्च होती है उनके अंदर क्या फिर यूज किया हुआ डाटा यूज किया जाता है? देखिए, फंडामेंटल की, नोरा मैम आपने सबसे पहले देखा था कि फंडामेंटल में इन्वेंशन और डिस्कवरी होती है, और इन्वेंशन और डिस्कवरी वही होती है जहां कुछ बिल्कुल ही नया कोई लेके आ रहा है, जिसके बारे में किसी थर्ड पर्सन ने सोचा नहीं, जाना नहीं, वो चीज आप लेके आ जा रही हो, तो वो जो है कहा जाएगा वैसा ओरिजिनली डेटा, वन हैंड डेटा कहा जाएगा। बाकी जिस पे कोई और भी काम कर चुका है, जिसमें औरों के विचार एड ऑन हैं, ऐसा कोई डेटा हम इकट्ठा कर रहे हैं,
उसे वन हैंड डेटा नहीं कहेंगे। ठीक है, जी सर। चलिए अभी सभी को समझ में आया है अब तक अभी जो पढ़ाया, जो जो हमने पढ़ा, जी इसमें जी से किसी सर। को कुछ पूछना हो? प्रेरणा मैम, आज का टॉपिक कंसेप्चुअल रिसर्च एंड एम्पेरिकल रिसर्च। ठीक है, अभी किसी को कुछ पूछना है, थोड़ी सी क्वेश्चनिंग रखे, वैसे समय हो गया है, निगम मैम की भी क्लास है। हाँ जी पांडे सर, कुछ पूछना है आपको? चलिए सभी मैसेज करिए, क्वेश्चनिंग के लिए तैयार हैं आप लोग? तो बताइए, टाइप ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। वेरी गुड। कौन सी रिसर्च सब्जेक्टिव बेस्ड पर होती है, सब्जेक्टिव आधार पे? वेरी गुड। किस रिसर्च में, कौन सी रिसर्च डिडक्टिव मेथड की तरह है? पूजा गौर, आंसर करिए। पूजा गौर, गुणात्मक, क्वांटिटेटिव। गुणात्मक नहीं कहते, उसे मात्रात्मक कहते हैं। गुणात्मक क्वालिटेटिव को बोलते हैं, उसे क्वांटिटेटिव को मात्रात्मक बोलते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब आप बताइए, बेस्ड ऑन डेटा कौन सी रिसर्च है? डेटा पर आधारित कौन सी रिसर्च होती है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी बताइए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए कौन सी रिसर्च सहायक है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आंसर करिए, निशा शुक्ला जी। सर ये क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव? यस सर। हाइपोथेसिस उसमें सहायक है ना। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मैंने पूछा टेस्टिंग, नॉट हाइपोथेसिस मेकिंग नहीं पूछ रहा हूं मैं। कि सॉरी सर उसमें क्वांटिटेटिव। हाँ, टेस्टिंग में क्वांटिटेटिव और हाइपोथेसिस मेकिंग में क्वालिटेटिव रिसर्च प्रयोग की जाती है। ठीक है, जी जी सर। कौन सी रिसर्च ज्यादा विश्वसनीय है, रिलायबल? वेरी गुड। अभी बताएंगे शिवानी त्यागी, और बाकी सब टाइप करेंगे। लेस पॉसिबिलिटी ऑफ जनरलाइजेशन, सामान्यकरण के कम चांस किस रिसर्च के होते हैं? योगा विद रजनी बताइए, योगा विद रजनी, रजनी जी। सर हाँ जी बताइए। ये सर क्वेश्चन एक बार दोबारा बता दीजिए। मैंने पूछा जनरलाइजेशन के चांस किस रिसर्च में कम होते हैं?
कम जनरलाइजेशन के चांस। सर ये एम्पीरियल जो बताई थी रिसर्च, नहीं, इनमें से बताइए क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, कौन सी में? सर इसमें जो भी जनरलाइजेशन जो किया जाता है, जो नियम बना करके जनरल पब्लिक के लिए छोड़ा जाता है, वो सर ये इसमें क्वालिटेटिव। बहुत बढ़िया। अब इन्वेस्टिगेशन के आधार पे, जांच के आधार पे रिसर्च के टाइप बताइए, नेम टाइप करिए सीधे। और सुब्रा पटेल जी नाम बताएंगी। सर मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी इसलिए नहीं पता मुझे। सॉरी। शिवानी जी आप बताइए। बताइए। कॉन्सेप्ट के आधार पे रिसर्च के टाइप के नेम टाइप करिए। नेम कॉन्सेप्ट के आधार पर, टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। निशा। वेरी गुड। कौन सी रिसर्च फिलोसफी से जुड़ी हुई है? अभी शिवानी त्यागी बताएंगी। फिलोसफी से, या जो प्लीज दोबारा क्वेश्चन पूछना। कौन सी रिसर्च फिलोसफी से जुड़ी हुई है या फिलोसोफर्स से जुड़ी हुई है, बताइए। सभी लोग टाइप कर रहे हैं, लेकिन आपको शिवानी मैम आंसर नहीं पता। किस रिसर्च में शोध करता, और कौन सी रिसर्च जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरह है? वेरी गुड। पूजा गौर बताइए मैम। पूजा गौर। चलिए, धन्यवाद सभी का। आप लोग माइक खोलने में तो डरते हो, आप लोग माइक क्यों नहीं खोलते हो? समझ में नहीं आता कि रहते नहीं हो प्रेजेंट, बस चालू करके क्लास को और इधर उधर घूमते रहे। जब बोला जाए तुरंत 2 सेकंड 4 सेकंड के अंतर्गत माइक खुल जाना चाहिए। इतना समय नहीं होता। आप लोगों को देखो, वो दूसरी की भी कक्षा है, उनका हम समय ले लेते हैं। सर एक क्वेश्चन है, पूछो। हाँ जी, पूछिए। रिसर्च प्रोसेस में विच वन इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर द रिसर्चर? सेलेक्टिंग ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। collecting of the research data। कलेक्टिंग नहीं, हाँ बताइए, ऑप्शन बताइए। नहीं, ऑप्शन नहीं है। विच वन इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसेस इन रिसर्च, और इन रिसर्च प्रोसेस जितने भी 8 स्टेप्स है ना हमारे, तो उसमें से विच। सेलेक्टिंग ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, सबसे कठिन काम होता है रिसर्चर के लिए शोध समस्या को निर्धारित करना, कि वो किस पे रिसर्च करे, क्या करे। आखिर जब वो निश्चित हो जाती है कि आपको ये करना है, तो फिर तो वो करता रहता है उस पर काम। ओके, तो सेलेक्टिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।